106 साल पहले 13 अप्रैल 1919 की शाम एक ऐसा शब्द बोला गया जिसने भारत में अंग्रेजी सरकार की नींव हिला दी। वो शब्द था फायर। अमृतसर में रहने वाले हंसराज ने कुछ पैसों के लालच और ब्रिटिश सरकार के दबाव में आकर जनरल डायर के साथ एक साजिश रची। आज हम हमारे वीडियो में हंसराज और जनरल डायर की साजिश के बारे में जानेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को क्या पुरस्कार दिया, हंटर कमीशन के सामने जनरल डायर ने क्या कहा और एडवोकेट चेतुर शंकर नायर और माइकल ओडायर के बीच हुए मुकदमे के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। आइए शुरू करते हैं 6 अप्रैल को हुई घटना से। नमस्कार दोस्तों, जलियांवाला बाग नरसंहार को हम 4 हिस्सों में समझ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने हर हिस्से के आगे टाइम स्टैम्प लिखे हुए हैं। आप अगर चाहें तो आप उस समय पर जाकर सिर्फ उस घटना को भी समझ सकते हैं। महात्मा गांधी जो कुछ वर्षों पहले भारत वापस आ चुके थे, उनके चंपारण आंदोलन और खेड़ा आंदोलन ने उनकी छवि को देश में बहुत बढ़ा दिया था। अंग्रेजी सरकार ये जानती थी यदि महात्मा गांधी पंजाब पहुंच गए तो बहुत परेशानी हो सकती है। इसलिए 6 अप्रैल 1919 में अंग्रेजी सरकार ने पलवल के स्टेशन पर महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी पंजाब में रोलेट एक्ट का विरोध करने जा रहे थे। रोलेट एक्ट जिसे बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा जाता था। रोलेट एक्ट अंग्रेजी सरकार का एक धोखा था जो उन्होंने हिंदुस्तानियों को दिया था। पहले विश्व युद्ध में जब ब्रिटिश सरकार को सैनिकों की जरूरत पड़ी, उन्होंने कई भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती किया, इस वादे के साथ कि इस युद्ध के बाद भारत को आजादी दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो रोलेट एक्ट लगा दिया। इस एक्ट के तहत वो किसी भी व्यक्ति को बिना वकील के, बिना दलील के गिरफ्तार कर सकते थे, उसे 2 साल की सजा दे सकते थे। महात्मा गांधी की गिरफ्तारी की बात पूरे देश में आग की तरह फैल गई। इस बात का सबसे ज्यादा विरोध हुआ पंजाब में, क्योंकि पंजाबियों को ही सबसे ज्यादा ब्रिटिश सरकार ने अपनी सेना में भर्ती किया था और विश्व युद्ध के बाद बिना ही कुछ कहे ज्यादातर पंजाबियों को सेना से निकाल दिया था। 9 अप्रैल 1919 के दिन सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने अमृतसर में 2 शांतिपूर्ण हड़ताल कराई। वह महात्मा गांधी की गिरफ्तारी और रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर को जिस बारे में पता चला, वो समझ चुके थे इस बात को रोकना होगा, नहीं तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। 10 अप्रैल को माइकल ओडायर ने सैफुद्दीन और सत्यपाल को डीसी हाउस में मिलने के बहाने से बुलाया और रोलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया। सैफुद्दीन और सत्यपाल की गिरफ्तारी की बात पूरे पंजाब में फैल गई। अमृतसर के लोगों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गवर्नमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज में तोड़फोड़ की। 5 ब्रिटिश नागरिकों की जान चली गई, साथ ही एक ब्रिटिश महिला को भी परेशान किया गया, जिससे अंग्रेजी अफसरों के मन में बहुत आक्रोश और गुस्सा पैदा हो गया। वो कुछ भी करके अमृतसर के लोगों से बदला लेना चाहते थे। माइकल ओडायर ये समझ चुके थे कि अमृतसर में हालात बिगड़ने वाले हैं। उन्होंने जलंधर से जनरल रीजनल डायर को बुलाया। जनरल रीजनल डायर ने वहां आकर हालात को समझा और पूरे अमृतसर में मार्शल लॉ की घोषणा कर दी। जनरल डायर को गवर्नर के द्वारा असीमित अधिकार दिए गए कि वह कुछ भी कर सकता है। यहां से शुरू हुई जनरल डायर की साजिश की कहानी। 12 अप्रैल को अमृतसर के हिंदू कॉलेज में कुछ युवाओं ने एक सभा की। वहां पर मौजूद था हंसराज। हंसराज ने एक प्रस्ताव दिया जिसके तहत सभी लोगों ने इस बात को माना कि उन्हें जलियांवाला बाग में इकट्ठा होकर 13 तारीख को एक विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, लेकिन यह प्रदर्शन पूर्णतः शांतिप्रिय होगा। दोस्तों, हंसराज जनरल डायर का एक जासूस था जो पहले सैफुद्दीन के साथ काम करता था। हंसराज ने जनरल डायर के डर से और इनाम के लालच में पूरी बात जाकर जनरल डायर को बता दी। जनरल डायर ये जान चुका था कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक सभा होने वाली। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जनरल डायर ने जानबूझकर अमृतसर के सिर्फ उन हिस्सों पर कड़ा मार्शल लॉ लगाया जहां पर कुछ भी होने की संभावना बहुत कम थी। उसने जलियांवाला बाग को छोड़ दिया था। जलियांवाला बाग के आसपास कोई पोस्टर्स नहीं लगाए गए, कोई बैनर्स नहीं चिपकाए गए कि यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया गया है। यह जनरल डायर की एक साजिश थी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर इकट्ठा हो सके। जलियांवाला बाग एक ऐसी जगह थी जो चारों तरफ से दीवारों से घिरी हुई थी। वहां पर अंदर आने और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। यह बात जनरल डायर जानता था। 13 अप्रैल की सुबह से ही जलियांवाला बाग में लोगों ने इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग वहां पर आने लगे थे। सिर्फ बूढ़े ही नहीं, जवान, बच्चे, औरतें सब वहां आ रही थी। वहां पर हजारों लोग इकट्ठा हो गए थे। ऐसा होता भी क्यों ना, वह बैसाखी का दिन था। किसी को नहीं पता था यह बैसाखी उनकी आखिरी बैसाखी होने वाली है। जनरल डायर को जब इस बारे में पता चला कि वहां पर हजारों लोग उपस्थित हैं, उसने माइकल ओडायर को इस बात की सूचना दी और शाम को 4:30 बजे के करीब वो टैंक, मशीन गन और अपने 150 भारतीय सिपाहियों को लेकर
वहां पहुंच गया। वह टैंक को भी बाग के अंदर ले जाना चाहता था, लेकिन वहां अंदर जाने का रास्ता बहुत ही सकरा था। वो सिर्फ अपने सिपाहियों को ही अंदर ले जा पाया। उसने सिपाहियों की ऐसी फॉर्मेशन रेडी की कि एक भी गोली व्यर्थ ना जाए। वहां पे उपस्थित लोगों को यह लगा जनरल डायर फायर करने के पहले कम से कम एक वार्निंग तो देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। एक अंग्रेजी अफसर ने भी जनरल डायर से पूछा, क्या हमें एक वार्निंग देनी चाहिए? तब जनरल डायर का कहना था, हम पहले ही मार्शल लॉ लगाकर वार्निंग दे चुके हैं, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। और उसने आदेश दिया फायर करने का। सभी 150 सिपाही लगातार 10 मिनट तक 1650 राउंड फायर करते रहे। वहां इतनी भीड़ थी कि एक एक गोली 2-3 लोगों को लग रही थी। मां अपने छोटे छोटे बच्चों को बचा रही थी, जवान बूढ़ों को बचा रहे थे, और बूढ़े जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोग जो जमीन पर बैठकर अपने आप को बचाने लगे, जमीन पर लेटे हुए सिपाहियों ने उन पर भी गोलियां चलाई। जो लोग बचकर भागना चाहते थे, दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ जाना चाहते थे, डायर के आदेश पर उन्हें भी गोली मार दी गई। जलियांवाला बाग के बीच एक कुआं था। कुछ लोगों ने उसमें कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। उस कुएं में इतने लोग कूद गए कि नीचे के लोग सिर्फ दबने के कारण ही मर गए। उस कुएं में जवान, बूढ़े, माँ, बाप अपने बच्चों के साथ कूद चुके थे। डायर की क्रूरता अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उसने उस कुएं में ऊपर से गोलियां चलवाई और ऊपर के लोगों को मार डाला, जिससे नीचे के लोग दब के ही मर जाएं। डायर के 150 सिपाही तब तक गोलियां चलाते रहे जब तक गोलियां खत्म ना हो गई। गोलियां खत्म होने के बाद डायर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला गया, लेकिन उसने आदेश दिया कोई भी इन लोगों की मदद नहीं करेगा। वहां पर किसी घायल की मदद करने की पाबंदी थी। 24 से ज्यादा घंटों तक किसी को लाश उठाने तक नहीं दी गई। जनरल डायर ये चाहता था कि वहां पर जो लोग घायल हैं वो तड़प तड़प कर मर जाएं, ताकि पूरे भारत को संदेश जाए कि कोई भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। सेठ लक्ष्मीचंद, जिनके पैरों में गोली लगी थी, वो बेहोश हो चुके थे। जब उन्हें होश आया, उन्होंने देखा एक घायल महिला अपने पति की लाश के पास एक डंडा लिए बैठी थी, ताकि कोई जानवर आकर उसके पति की लाश को ना खा ले। वहीं पास में बैठी एक छोटी सी बच्ची जिसे गोली लगी हुई थी, वो उससे पानी मांग रही थी। वो महिला वहां से उठकर नहीं गई अपने पति की लाश को बचाने के लिए। वो छोटी सी बच्ची तड़प तड़प कर प्यास के कारण ही मर गई। वहीं पास में एक कुएं के पास 150 से अधिक लाशों का एक ढेर लगा हुआ था। जलियांवाला बाग के दरवाजे पर लाशों का पहाड़ बना दिया गया था, ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके। जलियांवाला बाग में जो निर्मम हत्या की गई, जो नरसंहार हुआ, जो मैसेकर हुआ, इस पर महादेवी वर्मा की लिखी हुई कविता की 4 पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कोमल बालक मरे यहाँ गोली खा खा कर, कलियां उनके लिए गिराना थोड़ी लाकर, आशाओं से भरे हृदय भी छिन्न हुए हैं, मेरे प्रिय परिवार देश से भिन्न हुए हैं। अपने आप को जेंटलमैन कहने वाले देश ने एक ऐसी घटना को अंजाम दिया जो हम सोच भी नहीं सकते। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर जुल्म तो बहुत किए, लेकिन ऐसा जुल्म ना ही पहले कभी हुआ था, ना ही कभी होगा। अंग्रेजी सरकार का कहना था सिर्फ 380 लोग ही उस हत्याकांड में मारे गए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जगह जहां पर हजारों लोग उपस्थित थे, उनके ऊपर लगातार 10 मिनटों तक गोलीबारी की गई, लेकिन सिर्फ 380 लोग मरे। यह हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक शर्म की बात है कि आज भी हमें यह नहीं पता कि उस जगह पर कितने लोगों ने अपनी जान दी। इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश भर दिया। पूरे देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ होने लगे। पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर ने इस नरसंहार को सही बताया। ब्रिटिश सरकार और ओडायर ने जनरल डायर को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट में विंस्टन चर्चिल, जो उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ वॉर थे, इस घटना को अनअटरली मॉन्स्टर्स और डिसग्रेसफुल बताया, ब्रिटिश सरकार के ऊपर दबाव बढ़ गया। हाउस ऑफ कॉमर्स में जनरल डायर के खिलाफ 247 वोट पड़े। उसे उसके पद से निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन कोई सजा नहीं दी गई। आप ब्रिटिश सरकार के दोहरे रूप को समझिए दोस्तों। जब जनरल डायर भारत से ब्रिटेन पहुंचा, वहां की सरकार ने, लोगों ने, वहां के मीडिया ने उसे सेवियर ऑफ पंजाब के टाइटल से नवाजा। यह उनके दोहरेपन, उनके दोगलेपन को दर्शाता है। मदन मोहन मालवीय ने 12 सितंबर 1919 को एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने कहा उस बाग में 47 से अधिक नवजात बच्चों ने अपनी जान दी थी। जैसे ही यह बात पूरे भारत में फैली, विरोध प्रदर्शन फिर से शुरू हो गए। ब्रिटिश सरकार के ऊपर बहुत दबाव पड़ा और इस घटना के 6 महीने बाद हंटर कमीशन का गठन किया गया।
जानबूझकर इस हंटर कमीशन में 4 ब्रिटिश अफसर और सिर्फ 3 भारतीयों को जगह मिली ताकि कोई भी फैसला जनरल डायर के खिलाफ ना आए। जब कमीशन ने जनरल डायर से पहला सवाल पूछा कि उसने फायरिंग के पहले वार्निंग क्यों नहीं दी, उसने बेशर्मी के साथ जवाब दिया, उसने यह जरूरी नहीं समझा। उसने कहा यदि जलियांवाला बाग का गेट बड़ा होता तो वो टैंक लेकर अंदर जाता और टैंक का इस्तेमाल करके फायरिंग करता और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। यह सुनते ही उस कमीशन के सभी लोग समझ गए जनरल डायर हिंदुस्तानियों से कितनी नफरत करता था, कितनी घृणा करता था। जनरल डायर से पूछा गया उसने वहां के घायलों को बचाने के लिए क्या किया। उसका जवाब था वह हर उस व्यक्ति की मदद करने के लिए तैयार था जो उससे मदद मांगता। तब एक अफसर ने उससे पूछा किस तरह 3 साल की एक छोटी बच्ची जिसे .303 ली इनफील्ड राइफल से शूट किया गया हो वो मदद मांग सकती है। इस बात पर जनरल डायर के पास कोई जवाब नहीं था, वो खामोश रह गया। जलियांवाला बाग की घटना के लगभग 1 साल बाद हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। आप समझ सकते हैं दोस्तों ब्रिटिश सरकार इस घटना को लेकर कितनी सीरियस। उन्होंने इस रिपोर्ट में जनरल डायर द्वारा किए गए कृत्य को सही बताया। उनका सिर्फ इतना कहना था उसे एक वार्निंग देनी चाहिए थी और फायरिंग की दर को थोड़ा कम किया जा सकता था। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि जनरल डायर गलत था या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। महात्मा गांधी ने इस रिपोर्ट के बारे में कहा कि हर पन्ने पर ब्रिटिश सरकार की निर्लज्जता झलकती है। इससे पता चलता है ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को कितना छोटा आंकती है। जलियांवाला बाग में जो हुआ उसने उन भारतीयों की आंखें खोल दी जो ये सोच रहे थे हम अंग्रेजी सरकार के अंदर भी तरक्की कर सकते हैं। इस घटनाक्रम के बाद पूर्ण स्वराज की मांग उठने लगी। रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी उन्होंने अपनी सर की उपाधि नाइटहुड की उपाधि को छोड़ दिया। साथ ही कई भारतीय लोग जो ब्रिटिश सरकार में बड़े पदों पर काम कर रहे थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अब पूरा भारत एक साथ मिलकर पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था। एडवोकेट चेतुर शंकर नारायण उन चुनिंदा भारतीयों में से एक थे जिन्होंने ब्रिटिश सरकार के उच्च पदों पर काम किया था। उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसलर की नौकरी उस समय छोड़ दी जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। उन्होंने अपने कैरियर, प्रोफेशन, भविष्य की चिंता ना करते हुए सिर्फ ये सोचा कि इस घटनाक्रम की सच्चाई को दुनिया के सामने आना चाहिए। नायर का जन्म केरल के पलक्कड़ में एक चतुर परिवार में हुआ था। इनके पिता तहसीलदार थे और इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त की थी। मद्रास हाईकोर्ट में लॉयर रहते हुए मलाबार डिस्ट्रिक्ट के इंक्वायरी कमेटी का हिस्सा भी वो बने। साथ ही 1908 में मद्रास हाईकोर्ट में जज भी उन्हें बनाया गया। जज रहते हुए उन्होंने एक फैसला दिया जिसे हम आज भी याद करते हैं कि यदि एक व्यक्ति धर्म परिवर्तन करके हिंदू बनता है तो उसे अछूत नहीं माना जाएगा। 1912 में ब्रिटिश सरकार ने उनके योगदान को देखते हुए उन्हें नाइटहुड की उपाधि प्रदान की। साथ ही 1915 में उन्हें वायसराय काउंसिल में भी सदस्यता मिली। उन्होंने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का सुझाव दिया। बहुत हैरानी की बात थी कि ब्रिटिश सरकार ने उनके सुझाव को मान भी लिया था। जब उन्हें जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पता चला उन्होंने एग्जीक्यूटिव काउंसिलर पद से इस्तीफा दे दिया और वो सरकार के लिए एक दुश्मन बन गए। 1922 में उनके गांधी एंड एनार्की नाम से एक किताब आई। इस किताब में उन्होंने माइकल डायर पर कुछ संगीन इल्जाम लगाए। उनका कहना था माइकल डायर ने पूरी परमिशन दी थी जनरल डायर को, साथ ही उन्हें प्रोत्साहन दिया, ऐसे हालात पैदा किए जिसके कारण जलियांवाला बाग घटनाक्रम हुआ था। यदि माइकल डायर चाहते तो इस घटनाक्रम को रोका जा सकता था। इसलिए इस घटनाक्रम के पूरे जिम्मेदार माइकल और डायर हैं। क्योंकि एडवोकेट नायर ब्रिटिश सरकार में पूर्व वकील, जज, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर का हिस्सा रह चुके थे, एक बड़े पद पर काम कर चुके थे। यह बुक लंदन तक पहुंची। लंदन में मानो इस बुक ने तहलका मचा दिया। माइकल डायर की बहुत बदनामी होने लगी और माइकल डायर ने एडवोकेट नायर के ऊपर मानहानि का एक मुकदमा लंदन की ही कोर्ट में कर दिया। इस मुकदमे की सुनवाई के लिए जज मैकार्डी को नियुक्त किया गया। इस केस का फैसला सुनाने के लिए 12 जूरी मेंबर को सेलेक्ट किया गया। इस जूरी के सभी मेंबर्स अंग्रेज थे। पहले से तय था कि इस केस का क्या फैसला आने वाला है। एडवोकेट नायर का केस मद्रास के पूर्व एडवोकेट वॉल्टर शॉर्ट्सबी लड़ रहे थे। यह केस उस समय लगभग 5 सप्ताह तक लंदन की कोर्ट में चला और उस समय तक लंदन में इतना लंबा केस आज तक नहीं हुआ था। जैसे जैसे केस चलता गया अलग अलग गवाहों को वहां पर पेश किया गया। इस केस ने ब्रिटिश सरकार की बर्बरता की कहानी पूरी दुनिया के सामने लाकर रख दी। जैसे जैसे केस चलता था ब्रिटिश समाचार उस बात को वहां के अखबारों में छापते थे और ब्रिटिश सरकार भारत में क्या जुल्म कर रही है वहां के लोगों को पता चलते थे। इस केस का फायदा एडवोकेट नायर ने उठाया। ब्रिटिश सरकार जो भारतीयों पर भारत में जुल्म कर रही थी उस बात को वो ब्रिटेन तक ले जा पाए, जिसका फायदा भारत को बाद में आजादी मिलने में बहुत ज्यादा हुआ। एडवोकेट शंकर नायर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में उस कोर्टरूम में हुई पूरी घटना को विस्तार में वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि सबसे पहला सवाल उनके वकील से यह पूछा गया, हम यहाँ पर जनरल डायर की बात करने आए हैं या फिर ओडवायर की।
वॉल्टर शॉर्ट्सबे जो नायर के वकील थे, उनका कहना था, आई एम नॉट अ प्लेंटिफ माय लॉर्ड, आई एम अ डिफेंडेंट। मैं याचिका करता नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अपने बचाव के लिए आया हूं। तब जज ने पूछा, फिर आप यहाँ पर क्या दलील, क्या पक्ष पेश करेंगे? उस समय वॉल्टर शॉर्ट्सबे ने नायर की पूरी बात को जज के सामने रखा। उनका कहना था, जनरल डायर ने जब ओडवायर को पूरी घटना के बारे में बताया तो ओडवायर ने उन्हें पूरी परमिशन दी। ओडवायर ने उन्हें कहा कि आप जो चाहें, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं। यदि ओडवायर डायर को परमिशन नहीं देते, उसे वहीं पर रोक लेते, तो यह घटना होती ही नहीं। इसलिए इस घटना का जितना जिम्मेदार जनरल डायर है, उससे कहीं अधिक जिम्मेदार माइकल ओडवायर है। हम यहाँ पर यह डिसाइड करने नहीं आए कि यह घटना सही थी या गलत। हम यहाँ पर यह डिसाइड करने आए हैं कि इस घटना को रोका जा सकता था, लेकिन नहीं रोका गया। नायरे जानते थे कि इस केस का फैसला क्या आने वाला है। उन्होंने वहां पर बताया किस तरह से अंग्रेजी सरकार भारत में लोगों का दोहन कर रही है, शोषण कर रही है और उन्हें सताया, डराया और दबाया जा रहा है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते गए, अंग्रेजी समाचार इन बातों को वहां पर प्रिंट करते रहे और अंग्रेजी सरकार का सच वहां के लोगों तक भी पहुंचने लगा। जब इस केस का अंत हुआ, तब 12 में से 11 लोगों ने ड्वायर के पक्ष में फैसला सुनाया। नायर को 500 पाउंड का जुर्माना, साथ ही जितना भी खर्चा ओडवायर का इस केस में हुआ है उसे पे करने का जुर्माना लगाया गया। माइकल ओडवायर ने कहा, यदि एडवोकेट नायर उनसे माफी मांग ले तो इस जुर्माने को माफ कर सकते हैं। एडवोकेट नायर ने उस समय 7,500 पाउंड, आज के 5,44,000 पाउंड से भी ज्यादा पैसा जुर्माने के रूप में माइकल ओडवायर को दिया। यदि हम इसे आज की भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 5 करोड़ से भी ज्यादा की राशि होती है। जब जज मकार्डी ने नायर को कहा, आप इस बात की वो आगे भी अपील कर सकते हैं, तब उन्होंने कहा, आप कितने भी जज बदल लें, कितनी भी नई जुरी ले आए, लेकिन सरकार का फैसला यही होगा, ये मैं जानता हूं। मुझे अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ सच सामने लाना है। 13 अप्रैल 1919 के दिन जलालाबाद में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन कुछ लोग वहां से बच गए थे, जिनमें से एक थे सरदार उधम सिंह। सरदार उधम सिंह भगत सिंह से बहुत प्रेरित हुए। उन्होंने क्रांतिकारी बनने का रास्ता चुना और गदर पार्टी के मेंबर बन गए। गदर पार्टी के मेंबर रहते हुए उन्हें 5 साल की कैद भी हुई। कैद से रिहा होते ही वो लंदन चले गए। वह जानते थे जनरल डायर तो पहले ही एक शारीरिक बीमारी के कारण मर चुका है, लेकिन माइकल ओडवायर अभी भी जिंदा था। लंदन में उन्होंने माइकल ओडवायर की हत्या की साजिश रची और 1940 में कैक्सन हॉल में माइकल ओडवायर की गोली मारकर हत्या कर दी। 40 साल की उम्र में उधम सिंह को माइकल ओडवायर की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई और वो 3 बार इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी चढ़ गए और वीर गति को प्राप्त हुए। जलियांवाला बाग नरसंहार ने इस देश में आजादी की एक नई लहर पैदा कर दी। हमें बहुत से स्वतंत्रता सेनानी मिले, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, उधम सिंह तो सिर्फ उनमें से उन चंद लोगों में से हैं जिनके नाम हम जानते हैं। बहुत से लोगों को तो हम जानते और पहचानते ही नहीं। इन लोगों ने अपनी जान सिर्फ दिखावे व अंग्रेजों से आजादी के लिए नहीं दी थी। इन लोगों ने अपनी जान दी थी देश को बेहतर, उन्नत और संपन्न बनाने के। हमें सोचना होगा कि आज हम ऐसे भारत में रह रहे हैं जिसका सपना उन्होंने उस समय देखा होगा। आज ब्रिटेन से बहुत से अधिकारी, प्राइम मिनिस्टर्स भारत आते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी आधिकारिक रूप से उस घटना के लिए माफी तक नहीं मांगी। हमारे देश के कुछ लोग जो सोचते हैं अगर ब्रिटिश आज भी हम पर राज कर रहे होते तो हमारे कई शहर लंदन जैसे उन्नत होते। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे देश के हर शहर में आज एक जलियांवाला बाग होता और हम अपनों के दुख में डूबे हुए होते। आज मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आपके साथ हुई किसी घटना के बारे में आप हमें बताइए। मैं आपसे सिर्फ ये बोलूंगा कि आप सोचिए, उन्होंने जिस भारत के लिए अपनी कुर्बानी दी, क्या वो जिस तरह का भारत का सपना देखते थे, क्या हम वैसा ही भारत आज बना पाए हैं, या हमने भारत की स्थिति और भी बद से बदतर कर दी है? सोचिए दोस्तों और हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।